गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जो आर्मी जीडी और अग्निवीर के लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पहली क्लास आपकी मैथ्स रीजनिंग की हो चुकी है और सेकंड क्लास जीएस। जीएस में हम देख रहे हैं, जीएस का जो पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन देख रहे हैं। तो इसमें हम कर चुके थे, मौर्य वंश चल रहा था हमारा। इसके अंतर्गत हमारा मौर्य वंश चल रहा था। तो देखते हैं मौर्य वंश में जो शासक आएंगे, इसमें अशोक पढ़ लिया था हमने। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद अशोक पढ़ा, अशोक पढ़ा। तो अशोक के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसके शिलालेख भी पढ़े थे हमने। शिलालेख की बात करेंगे तो कितने, तीन प्रकार के शिलालेख हैं। एक अभिलेख, अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो तीन प्रकार के अभिलेख हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। तो हमने बात की थी इसके अंतर्गत शिलालेख में 14 बृहद शिलालेख की बात की थी। इसमें आप क्या आएंगे कि बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ऐसे ही इसमें आएंगे बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और इसमें तो खैर चार जो गुफाएं बनाई थी बराबर की पहाड़ियों में, उसकी बात आएंगे। जो बृहद शिलालेख है, हमने कहा था, इसकी बात की थी, ये भारत के अलग 7-8 अलग स्थान से, 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। भारत के 8 स्थानों से प्राप्त हुए। इस समय का भारत, अभी का भारत नहीं, जो उस समय का भारत था उसकी हम बात करते हैं। उस समय के भारत की बात करेंगे तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, और जो भी एरिया थी वहाँ कहाँ कहाँ ये बसे हुए थे या कहाँ कहाँ इन शिलालेखों को लगाया गया था, उसकी बात हम करेंगे। उसमें कुछ जगह है 8 स्थानों पे जो आपसे पूछा जाता है, वो बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो देखेंगे कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। पहला हम देखते हैं इसमें 8 जगहों से जो प्राप्त हुए हैं। पहला लिखेंगे हम, पहला स्थल है, पहला स्थान है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। दूसरा स्थान है जो मिला है हमें, मानसेहरा, मानसेहरा। पहला शाहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी जो वर्तमान है, वर्तमान अवस्थिति अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के पेशावर डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, पाकिस्तान के पेशावर से मिला है। और ये पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर मान लीजिए इनकी लिपि की बात चलती है तो इनकी लिपि जैसे हमने बताया था खरोष्ठी लिपि होगी। दूसरा देखेंगे, अगला थर्ड में ये देखेंगे तो ये आएगा आपका कालसी, जो कि कहाँ है? ये देहरादून में है। कालसी देहरादून में है, देहरादून बोले तो उत्तराखंड में। अगला गिरनार, गिरनार गुजरात में। कालसी, देहरादून, गिरनार और गुजरात। अगला लिखेंगे धौली, धौली जो है आपका ये धौली पूरी उड़ीसा में। धौली जो है पूरी उड़ीसा में। और एक जगह और है जिसे कहते हैं हम जोगढ़, जोगढ़ ये उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है।
गंजाम उड़ीसा। अगला 7वें नंबर में सोपारा, ये महाराष्ट्र में है। 8वां जो है ये मिला है एरागुड़ी से, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो अशोक के शिलालेख ये स्थान देगा और इनमें से 3-4 दे देगा, 3 एक देगा, एक अलग दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा अशोक का शिलालेख से संबंधित, अशोक से संबंधित जो स्थल है, साइट है, वो कौन सी नहीं है। तो अधिकांश तो लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। एक जो जोगढ़ है, एक जोगढ़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी एक धौली में कंफ्यूज कर जाते हैं, धौली कुछ और समझते हैं और इनको याद करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इनको याद रखेंगे। जो पुरी या गंजाम डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी उड़ीसा के अंतर्गत इन्हीं के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करेंगे जो यहाँ पर अंतिम शासक बना था, या कहेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके यहाँ पर जो पुष्यमित्र शुंग है उसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो बृहद्रथ के द्वारा पुष्यमित्र शुंग की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो देखेंगे अगला वंश जो आएगा हमारा वो आएगा शुंग वंश। शुंग वंश में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पुष्यमित्र शुंग से। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है इस शुंग वंश का संस्थापक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक है। इसके द्वारा किसकी हत्या की जाती है? ये भाई साहब जो हैं ये मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। अब शुंग कौन था? इनका रिश्ता क्या था? तो बृहद्रथ जो था अंतिम वंश, अंतिम शासक था इस वंश का, मौर्य वंश का, और इसका सेनापति शुंगमित्र था। इसने मौका देकर एक दिन बृहद्रथ की गर्दन उड़ा दी और बृहद्रथ की हत्या करके इसने मौर्य वंश का खात्मा किया और शुंग वंश की स्थापना की। अब शुंग वंश में देखेंगे पहला ब्राह्मण वंश, आप यहां पर देखेंगे ये वंश जो है पहला ब्राह्मण वंश है, प्रथम ब्राह्मण वंश। दूसरा कि बौद्ध ग्रंथों में, पहला ब्राह्मण वंश है। दूसरा बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्ध द्रोही कहा गया है। बौद्ध द्रोही क्योंकि इसके द्वारा अनेक बौद्ध मठों का विनाश किया गया या बौद्ध मठों को तोड़ा गया, या कहेंगे कि इसके द्वारा जो है बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया गया, अनेक बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया गया। और बताया जाता है अपने अंतिम समय में इसे बौद्ध धर्म की महानता के बारे में पता चलता है, और बौद्ध धर्म के महानता के बारे में पता चलता तो तब जाकर ये बौद्ध धर्म जो तोड़े गए स्तूप थे उनका पुनर्निर्माण करवाता है। उसी में से एक देखने को मिलता है जो एमपी में, मध्य प्रदेश में भरहूत का स्तूप दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश में भरहूत जो स्तूप है इसका ये पुनर्निर्माण करता है और अब इसे अच्छे से पुनर्निर्माण करता है। अब देखेंगे ये अपनी राजधानी जो है, ये राजधानी जो है पुष्यमित्र शुंग विदिशा को बनाता है। विदिशा मध्य प्रदेश का विदिशा इसकी अपनी राजधानी रहती है। पाटलिपुत्र से चेंज करके अपनी राजधानी जो है वो विदिशा को बनाता है। अब हम बात करेंगे इसमें फैक्ट अगली जो है, इसके समय में ही
जो है मनु के द्वारा मनुस्मृति की स्थापना की गई या मनुस्मृति संकलित की गई, या मनुस्मृति जो है तैयार होकर मनुस्मृति वर्तमान रूप की जो मनुस्मृति है उसकी रचना हुई थी। अगली बात क्या करेंगे, मनुस्मृति की रचना इसी के समय में हुई थी। जो मनुस्मृति की बात करते हैं उसकी रचना इसी के कार्यकाल में, इसी के समय में हुई थी। अगली बात हम करेंगे यहाँ पर, जो पतंजलि थे या कहेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इनके द्वारा शुंग के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। 2 अश्वमेध यज्ञ, और इन अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था, जो इसके पुरोहित हैं वो पतंजलि थे। पतंजलि को क्या बनाया गया, इस जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें जो पंडित थे या जो कहेंगे प्रीस्ट थे या जो इसके पुरोहित थे ये थे। और अब बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की, तो इसे जो है पुष्यमित्र शुंग को विधि एक जो खारवेल था कलिंग शासक या कहेंगे कलिंग नरेश खारवेल ने इसे पराजित किया था। अगली बात, पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा, कलिंग नरेश खारवेल द्वारा पराजित किया गया। खारवेल के द्वारा इसे पराजित किया गया था। किसे पराजित किया गया, खारवेल द्वारा पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया गया। इसी में देखते हैं कि मनुस्मृति की रचना तो यहाँ पर हुई थी, इसके साथ साथ जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसकी भी रचना इसी समय में हुई थी, और दूसरा पतंजलि ने महाभाष्य भी इसी समय लिखा था। अगर बात करेंगे इसके अलावा, जो पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य इसी समय लिखी, और साथ ही जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो भी इसी समय लिखी गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य जो है शुंग वंश के समय में ही या पुष्यमित्र शुंग के समय में ही लिखी गई थी, और इसी के साथ ही मनुस्मृति भी लिखी गई थी। ये तो था आपका कुषाण वंश, सॉरी जो था आपका शुंग वंश। शुंग के बाद आता कण्व वंश, कण्व वंश में उतना ज्यादा नहीं, सातवाहन वंश आता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे अगला जो वंश है उसकी बात करेंगे आपके कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करेंगे। चलिए फिर हम देखेंगे, आप समझेंगे कुषाण वंश पढ़ने से पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कुछ चीजें, और तब जाके कुषाण वंश में जाएंगे। जब हमने कहा था मगध के अंतर्गत मौर्य आए, मौर्य जब समाप्त होते हैं तब यहाँ पर ब्राह्मण वंश या शुंग वंश आता है। शुंग के बाद जो अगला वंश आता है वो कर्णव वंश या कण्व वंश आता है। कण्व वंश या कर्णव वंश आता है। इसके बाद आता है अगला सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन कम ही आते हैं तो हम आगे चलेंगे। तो इसी के पैरेलल जब ये 3 वंश यहाँ पर चल रहे थे भारत में, तो इसके पैरेलल मौर्य खत्म होने के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। इन विदेशी आक्रमणों में देखने को मिल रहता है हमें 4 आक्रमण हुए थे। एक तो हिंद यवन, जिन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं, इनके द्वारा अटैक किया गया था। इसके बाद हमें देखने को मिला दूसरा अटैक जो थे वो शकों ने किया, शक आए, और तीसरा पहलव आए, और चौथा जो आए यहाँ पर वो आए कुषाण। कुषाण आए। अब हम कुषाण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कुषाण से पहले देख लेंगे तो थोड़ा बहुत शकों को देख लेंगे। शक आपका मेन इंपोर्टेंट होता है। शक जो है, शक के बारे में 2-4 पॉइंट। शक जो है मध्य एशिया से आने वाले
ये मध्य एशिया से आए। अच्छा, मैं हिंद एवन की बात करने लग गया। शक, अब हम बात करेंगे थोड़ा शकों की बात करेंगे। शकों में अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे, शक 5 शाखाओं में आए थे यहाँ से भारत में, वो 5 शाखाओं से आए थे। 5 शाखाओं में कौन कौन से शाखाओं में आएंगे वो देखेंगे। पहली जो इनकी शाखा आई थी वो आई थी आपकी कांधार पर, जिन्होंने कांधार के इलाके पर शासन किया। और दूसरा ये कांधार के बाद तक्षशिला पर आए। ये दो के दो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अगले जो आते हैं ये मथुरा पर आते हैं। और फिर आते हैं ये आपके जो नागपुर वाला इलाका है, यह कहेंगे कि जो नागपुर या महाराष्ट्र का नासिक इलाका है, नासिक का। और अंत में आते हैं उज्जैन के शक। उज्जैन के शक। अब इसमें पॉइंट बनता है, एक जो मथुरा के शक है, इन शकों को पराजित कर एक उज्जैन का स्थानीय शासक था। उज्जैन का एक लोकल रूलर है। उज्जैन का एक स्थानीय शासक है। इसके द्वारा क्या किया गया कि मथुरा के शक शासकों को हराया गया। इन भाई साहब के द्वारा, उज्जैन के जो स्थानीय शासक है, लोकल रूलर है, इनके द्वारा जो उज्जैन, जो मथुरा के शक हैं, इन मथुरा के शकों को पराजित किया गया। किनके द्वारा? एक स्थानीय रूलर था, लोकल रूलर। और ये पराजित करने के बाद स्थानीय शासक एक उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और इसी के साथ एक कैलेंडर जारी करता है जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो कैलेंडर जारी करता है। ये जो कैलेंडर जारी करता है वो 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में ये कैलेंडर इसके द्वारा जारी किया जाता है, मथुरा के शक शासकों को हराने के उपलक्ष्य में। दूसरा में देखने को मिलता है, अब इसमें इतना ही था मथुरा के शक शासकों में। जो नासिक के, नासिक का एक प्रसिद्ध शासक था जिसे हम कहते हैं, नासिक में एक शासक होता नहिपान, जो सातवंश से लड़ता है। सातवंश का जो गौतमी पुत्र सातकर्णी इसे द्वारा हराया जाता है, ये जानकारी मिलती है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, ये आए तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अगर इनकी बात करेंगे तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ ये चल रहे हैं, कहीं पर हैं, कहीं पर ये हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर कुषाण वंश देखेंगे। कुषाण वंश की बात करेंगे। अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी कुषाण वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश की चले बात करते हैं हम। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है, कुषाण वंश का संस्थापक है जो वो है कुजुल कर्ण विशेष। अच्छा, ये सी बात करते हैं तो देखेंगे जो ये लोग आए हैं, कुषाण जो आए, कुषाणों की बात हम करेंगे। अगर ये कहेंगे ये जो भारत की एरिया है, इसमें इसको लेंगे, पाकिस्तान के एरिया भी हमारे पास ही है, इसकी बात करेंगे। ये कभी चाइना में रहा करते थे। ये जो थे कभी चाइना में रहा करते थे। ये चाइना में, इधर चाइना में रहा करते, चाइना से इधर आए, चाइना के यूची जाति के थे। और इधर से एक यहाँ पर रहा, दूसरा इधर से तिब्बत से अटैक किया भारत में। दो शाखाएं थी इनकी, दो शाखाओं में आए थे।
अगर बात करेंगे तो ये पहली बात, इसमें जो कुषाण थे चीन के यूची जाति के थे। ये चीनी थे, चीन के यूची जाति के ये थे। यूची जाति या इनसे कहें यूची जाति के थे और पश्चिमी चीन से खदेड़े गए थे। और इन्हीं में देखने को मिलता है, इसमें एक शाखा कहाँ पर आई, एक शाखा इधर चीन से इस तरफ आई और दूसरी शाखा इस बैक्टीरिया की तरफ गई। एक शाखा इधर को आई, एक शाखा इधर के बैक्टीरिया क्षेत्र पर रही और इस वाले ने भारत पर अटैक किया। तो इसमें लिखेंगे इसके संस्थापक, जो संस्थापक है वो है आपके कुजुल कर्णफिशेस। जो इसके संस्थापक है वो आपके कुजुल कर्णफिशेस। तो एक महत्वपूर्ण रूलर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, जिसे कहते हैं बिम कर्णफिशेस। बिम कर्णफिशेस जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, जिसके द्वारा अपना जो एक्सपेंड है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। और इसी में मिलता है हमें, देखेंगे इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है पेशावर को बनाया। तो इसी में एक अगला शासक आएगा जिसे हम कहेंगे कनिष्क। कनिष्क जो है मोस्ट पावरफुल रूलर है। इसने अपनी राजधानी जो है वो किसे बनाया, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया। इसकी राजधानी पुरुषपुर या वर्तमान पेशावर जिसे कहते हैं, इसने अपनी राजधानी कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर या पेशावर को अपनी राजधानी बनाई। और दूसरी राजधानी, एक तो राजधानी ये थी इनकी और दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। मथुरा को भी अपनी सेकंड राजधानी इनके द्वारा बनाया गया। पहली राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर पेशावर, दूसरी कहाँ थी, मथुरा थी। अब हम बात करेंगे कनिष्क जो है, कनिष्क 78 एडी में गद्दी पर बैठते हैं। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं या राजा बनते हैं। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, गद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी किया जिसे हम कहते हैं शक संवत। शक संवत जारी किया गया। ये डेट है 78 एडी। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया जिसे शक संवत कहते हैं। और यह शक संवत जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है या अपनाया जाता है। ये भारत का जो कैलेंडर है इसे कहते हैं। इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था एक आपका रूलर है जो स्थानीय शासक है और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके क्या किया, एक विक्रम संवत जारी किया, जो कि वर्तमान में अगर कहेंगे तो वो कौन से स्टेट का या कौन से राज्य का, कौन से देश का कैलेंडर है, तो वो नेपाल का कैलेंडर है। तो जो 57 ईस्वी पूर्व में जारी किया गया कैलेंडर है वो नेपाल के द्वारा उसे अपनाया गया, वो नेपाल का वर्तमान कैलेंडर है। और हमारा जो कैलेंडर है, भारत का अपना कैलेंडर है हिंदू धर्म का, वो है शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया, कनिष्क के द्वारा। अगर हम बात करेंगे कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है हमारे पास, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे पास दिखाई पड़ता है आज की डेट में, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जो 1 ईस्वी से आगे पड़ता है, जैसे 1 ईस्वी से आगे बढ़ते आगे आज 2026 है। 2026 में जो हम चल रहे हैं इसे अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है इससे शक संवत जो है वो कितना बड़ा है, छोटा है। और अगर मान लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में आज 2025-26 है तो शक संवत कितना चल रहा है या विक्रम संवत कितना चल रहा है।
अब ध्यान दें कि पहले कौन आया, विक्रम आया, उसके बाद ये ग्रेगोरियन आ रहा, फिर क्या आ रहा, शक संवत आ रहा। अगर मान लिया जाए शक संवत की बात करें, हम शक संवत की बात करें, तब इसमें जो है आप माइनस करेंगे 78, 78 2026 में माइनस करेंगे, ये शक संवत आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका था, उसके 78 ईयर बाद जो है हमारा कैलेंडर आया। अगर विक्रम संवत की बात करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2026 में प्लस 57 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका विक्रम संवत नेपाल का, ये निकल जाएगा। तो ये है कैलेंडर जो 3 के 3 है, ग्रेगोरियन, भारत का और नेपाल का कैलेंडर आपको बता दिया गया है। अब इसी में देखेंगे, कुछ बात करेंगे तो कनिष्क के समय में ही, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म का जो चौथा आयोजन है, यह हम सीधी सीधी बात करेंगे, चौथी बौद्ध संगति जो है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कनिष्क के टाइम पे किया गया, कनिष्क के द्वारा किया गया। और इसका आयोजन स्थल जो था वह था कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और कनिष्क यहाँ समय यहाँ का राजा था। अगर हम करेंगे इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। अगर यही बात करें, अध्यक्ष इसमें जो था आपका, इसमें अध्यक्ष वो थे आपके वसुमित्र, अध्यक्ष जो है वो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है आपके अश्वघोष। ये हैं उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। चौथे जो बौद्ध संगति थी उसके समय की बात हम कर रहे हैं। तो ये तो था कुषाण वंश। और कुषाण वंश में अगली बात करेंगे तो इसी में जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के छापने वाला कुषाण वंश ही था और ये था कनिष्क। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वाधिक, एंशियंट में भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते थे, तो ये कनिष्क के द्वारा जारी किए गए, जारी किए गए ये सारी चीज कनिष्क से। अब थोड़ा एक लास्ट बचा है, इसके दरबार में 2-4 कवि रहते थे या कहेंगे विद्वान रहते थे कनिष्क के दरबार में, उनकी बात करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। तो लिखेंगे कनिष्क के दरबार के विद्वान, कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले 2 नाम तो आपको यही मिलेंगे, वसुमित्र और अश्वघोष। कौन कौन से, वसुमित्र और अश्वघोष मिलेंगे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जो शून्यवाद के जनक है और एक पार्श्व है, एक पार्श्व है जिनका नाम क्या है, पार्श्व है। अब इसी में बात करेंगे तो इनके द्वारा क्या दिया गया, शून्यवाद के जनक है और इनके द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र जो लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। आप जो आज की डेट में बुद्ध चरित्र पढ़ते हैं या कहेंगे जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं वो बुद्ध चरित्र से ही मिलता है, बुद्ध चरित्र। और वसुमित्र ने लिखा है महाविभाषा शास्त्र, इनकी रचना है महाविभाषा शास्त्र, इनके द्वारा ये लिखा गया है, महाविभाषा शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी के समय में एक और विद्वान थे जिनकी बात करेंगे, चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक जो है इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई। चरक संहिता जो थी एक आयुर्वेद से संबंधित एक बुक है जिसमें मेडिसिन के बारे में
चर्चाएं मिलती है, मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो था आपका कनिष्क या कुषाण वंश की हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डायनेस्टी देखते हैं। अगली डायनेस्टी की बात करते हैं हम, गुप्त वंश। अगली जो डायनेस्टी आएगी उसकी बात हम करेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक लिखेंगे। तो इससे पहले अगर मान लिया जाए, कभी आपसे पूछ दिया जाए गुप्त वंश की जानकारी हमें किस किस से मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी कहेंगे तो इसके जानकारी के जो स्रोत है, इसके स्रोत है हमें जानने को जो मिलता है, ये कहाँ से सोर्सेज मिलते हैं जो गुप्त वंश के बारे में हमें बताते हैं। पहली बात करेंगे तो एक जो आपका ये वायु पुराण जो पुराण है, अगला मत्स्य पुराण, वो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचनाएं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा कहें यहाँ पर हम तो अगली जो जानकारी हमें मिल रही है स्रोतों में, दूसरी बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिल रही है। अगली अगर जानकारी की बात करें कि कहाँ से मिल रहा है, तो बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ हमें जो मिल रहा है एक प्रयाग प्रशस्ति है। बौद्ध ग्रंथों में आएगा प्रयाग प्रशस्ति, यह कहेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, इसे कह सकते हैं। ये पहले कौशाम्बी में था और बाद में इसे अकबर के द्वारा कहाँ लिखाया गया, प्रयाग के अंतर्गत लगाया गया स्तंभ लेख है, जो बताया था अशोक के द्वारा लिखवाया गया स्तंभ लेख है, इससे जानकारी। अगली जो जानकारी हमें मिलते हैं विदेशी यात्रा विवरण से। विदेशी जो यात्रा विवरण आए थे या यात्री आए थे, जो विदेशी यात्री, जिसमें वेनसांग, हाइयान, और अलबरूनी, ये जो यात्री आए थे भारत में, इनसे हमें जानकारी मिलती है। इनके द्वारा जो लिखा गया है उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। ये जानकारी के स्रोत है। अब इसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं हम। गुप्त वंश का संस्थापक देखेंगे। पहले सबसे पहले जो संस्थापक है गुप्त वंश का, वो बताया गया आपको श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। अब ये श्रीगुप्त भाई साहब की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख जो है उसकी बात करेंगे तो प्रयाग अभिलेख की या प्रयाग प्रशस्ति की, इसमें सबसे ऊपर जो हमें दिखाई पड़ता है वो नाम, एक नाम दिखाई पड़ता है, वो श्रीगुप्त का है, श्रीगुप्त का है। तो इसी के साथ हम देखते हैं श्रीगुप्त का जैसे नाम मिलता, हम कहते हैं कि श्रीगुप्त जो है इस वंश का पहला राजा है। अब बताया जाता है इसने क्या लिखे थे, श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी, इसके द्वारा एक उपाधि ली गई थी, उपाधि थी महाराजा, महाराजा की उपाधि ली गई थी इनके द्वारा। अब महाराजा बताया जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में महाराजा जो उपाधि है उस समय के सामंत लिया करता था। तो अब आपको पता चलता है, इनके बारे में बताया जाता है गुप्तास जो हैं वो कुषाणों के सामंत थे, ये बताई जाती है, महाराजा जैसे उपाधि मिलती। इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठता है, घटोत्कच वो भी महाराजा की उपाधि लेता है, कुछ ऐसे काम नहीं। अब आएंगे देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक आता है, सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट एक जो है चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक शासक आता है, जो कुछ कार्य करेगा, जो कुछ काम करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली बात ये महान शासक था इस वंश का,
और यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या किया, एक गुप्त संवत जारी किया। इसका मतलब है एक कैलेंडर फिर से आ गया है, एक कैलेंडर जारी किया, इसके द्वारा गुप्त संवत जारी किया गया। और इसे ही इतना महान था, गुप्त वंश का इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जो रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता है वो हैं आपके, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही वो हैं जो इस वंश के महान शासक होते हैं। अब बात करेंगे, इन्होंने एक उपाधि जी टाइटल एज्यूम किया था, उपाधि ली थी, इनकी उपाधि महाराजा धीराज की। इनकी उपाधि है महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये बात करते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने जो लिच्छवी नरेश थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। इनके पत्नी थी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी, जिससे इनका एक उत्तराधिकारी पैदा होगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त में क्या क्या याद रखना, 319 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में क्या किया इन्होंने, गुप्त संवत की एक गुप्त संवत जारी किया, एक कैलेंडर जारी किया जो 319 20 में 19 में चलाया गया। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और ये गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहलाते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर यही कहलाते हैं। तो अगले शासक लिखेंगे इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अगला शासक आपके पास आएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जैसे बात करते हैं हम, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा तो समुद्रगुप्त जो है ये कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने उत्तरापथ के 9 राज्यों को जीतकर अपने 9 राज्यों को जीता और वामापर्तियां दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता। 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को इतना अपना जो टेरिटोरी है इसे इतना एक्सपेंड किया, इनके द्वारा किया गया। इसीलिए इन्हीं विजय के कारण इसे क्या कहते हैं, इन विजय के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ और देखें कि इनके दरबार में एक कवि रहते थे, या कहेंगे इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। ये हरिसेन ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति पर इनके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। और पहली बात, ये जो बातें लिखी गई है ये संस्कृत में लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति पे इनके द्वारा जो भाषा है इसकी वो संस्कृत में लिखा गया। इससे पहले देखेंगे तो
हमें प्राकृत भाषा दिखती है। अशोक की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। और आगे अगर बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें अकबर के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसमें हमें बीरबल के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसमें हमें जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि बाद में कुछ फारसी में या उर्दू में लिखा गया था फारसी में। ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आगे चलेंगे, फिर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये जो थे समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे ये विष्णु के उपासक थे। अगली बात हम करेंगे, समुद्रगुप्त जो था ये एक संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त क्या था? एक संगीत प्रेमी था। ऐसा हम क्यों कहते हैं संगीत प्रेमी था करके? क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि ये भाई साहब जो हैं संस्कृत के, या कहेंगे कि जो आपके संगीत के प्रेमी हैं। ये किसके प्रेमी हैं? संगीत प्रेमी हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये तो थे आपके समुद्रगुप्त। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक उत्तराधिकारी आते हैं रामगुप्त, वो कुछ काम नहीं करते, अयोग्य शासक होता है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, या जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वजह। अब अभी तक जितने भी रूलर आए थे उसमें देखा था हम, चंद्रगुप्त महान हुआ था, समुद्रगुप्त और महान हुआ था। ये भाई साहब जो हैं और ज्यादा महान होते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए गए थे। वही जो शक शासकों के, इनके द्वारा कुछ शकों को हराया गया। मालवा व गुजरात के शकों को हराकर इन्होंने क्या रखा? एक उपाधि अज्यूम की, टाइटल अज्यूम किया, विक्रमादित्य की उपाधि ली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। अगली बात, विक्रमादित्य की बात करें तो इन्होंने विक्रमादित्य टाइटल अज्यूम किया था। दूसरी बात है यहाँ पर हम करेंगे कि इनके समय में जो चीनी यात्री फाहियान है भारत आया था। इनके समय में जो चीनी यात्री फाहियान है वो भारत आया था। फाहियान कहाँ आया था? भारत आया था। इन्हीं के समय में वो फाहियान भारत आया था। अगली बात करते हैं, विक्रमादित्य के द्वारा एक लौह स्तंभ बनाया गया, जो कि इनके द्वारा एक लौह स्तंभ बनाया गया, जो दिल्ली के मेहरौली में लगाया गया। दिल्ली मेहरौली में इसे लगाया गया। और इस दिल्ली मेहरौली या मेहरौली लौह स्तंभ है, या जो दिल्ली में लगा गया, इससे हमें क्या जानकारी मिल रही? इससे हमें जानकारी मिल रही कि इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी, बंगाल को भी जीता था, बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। इसकी जानकारी हमें जो दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ लगाया गया उससे जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो, इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। वो नवरत्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। कौन कौन से नवरत्न थे इनकी बात करेंगे, उनका काम क्या था उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले नवरत्नों की बात करेंगे तो इसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न के नाम लिख लेंगे। एक धनवंतरी थे, शपड़क, धनवंतरी, शपड़क और शंकु, बेताल भट्ट,
शंकु बेताल भट्ट, अगले आगे नाम जो है वो लिखेंगे बेताल भट्ट, घट खरपर, घट खरपर, तो छठे पांचवे हैं। छठा नाम लिखेंगे घट पर करके बाद बरुचि, वर रुचि, सातवां अमरकोश, अमर सिंह, जिनके द्वारा अमरकोश लिखी गई है। एक नाम लिखेंगे आप इसमें बराह मिहिर, जो गणितज्ञ थे। और लास्ट जो हैं आपके वो हैं कालिदास, कालिदास। ये 9 इनके दरबार में क्या रहते थे, 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगले शासक जो आते हैं उनके बारे में लिखेंगे। अगले शासक कुमारगुप्त आते हैं, और कुमारगुप्त के बारे में एक चीज नोट करेंगे, इनके समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के समय में नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो वो कहेंगे कुमारगुप्त के समय में हुई थी। ये बात हम करेंगे। तो अगला पॉइंट जो है, किस राजा के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपका स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है आपको, उसमें हुणों को मलेच्छ कहा गया है। हुणों का जो शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक था वो तोरमाण था। तोरमाण की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें कहते हैं कि एक एरण अभिलेख है, एक एरण इंस्क्रिप्शन है। तो इसकी रचना जो है यह किस राजा से संबंधित है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जो कि यहीं का भानुगुप्त एक शासक था, उस भानुगुप्त से संबंधित ये अभिलेख है। ये अभिलेख है। अगर बात करेंगे इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था इस वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त अंतिम शासक। तो ये तो हो गया आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश हो गया, गुप्त वंश का अंतिम शासक ये था। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है गुप्त वंश के जो आर्किटेक्ट हैं, या कहेंगे जो गुप्त वंश में जो कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया है वो मंदिर पूछ लेता है। तो लिख लेंगे थोड़ा सा गुप्त वंश के मंदिर, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला मंदिर लिखेंगे, एक मंदिर है जिसका नाम लिखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो है आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। दूसरा देखेंगे, दूसरा लिखेंगे भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला लिखेंगे, अगला तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये आपका जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला लिखेंगे तिगवा का विष्णु, ऐरण का विष्णु मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर, ये सागर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। अगला लिखेंगे भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना में है, सतना एमपी में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सतना में। अगला लिखेंगे नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये आपका पन्ना एमपी में। और अगला है सातवां नागौद का, सातवां जो है वो है नागौद का शिव मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, ये आपका है मध्य प्रदेश के सतना में, सतना मध्य प्रदेश में। ये तो था आपका जो गुप्त वंश का, गुप्त वंश के जितने भी मंदिर है वो हो गए, गुप्त वंश के राजाएं आपने लिख लिए हैं, गुप्त वंश के बारे में आपने लिख लिया है, गुप्त वंश के मंदिर पे आप भी ने लिख ही लिए हैं। तो अब बात करेंगे हम, इसके बाद चलेंगे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के कुछ राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार तो खैर यही उत्तर भारत में दिखेगा आपको, दक्षिण भारत के देखेंगे पल्लव, पहले तो चेर चोल पांड्य और पल्लव देखेंगे। संगम वंश किसे कहते हैं वो भी देखेंगे, संगम काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल देखते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू, कल मिलते हैं।